बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको ऑपरेशन सर्च की क्लास में वेलकम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है, इसमें जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे डैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपने देखा होगा वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल था वो बैलेंस था। आज हम डिस्कस करेंगे अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल किस तरह का होता है और फिर इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसको मैं बाय एन एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूँगा। लिखा है जी, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। आपको एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल दिया गया है, आपने इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करना है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल आपका ये 3/4 का है, यानी इसमें 3 रोज़ हैं, 4 कॉलम हैं आपके पास। ये नीचे डिमांड है, ये सप्लाई है। आप जानते हैं कि एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कहते हैं अगर उसकी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई इक्वल हो, और अगर टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई अनइक्वल आ जाए तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कहते हैं। अब अगर आप इसकी टोटल डिमांड 30, 25, 35, 40 इन 4 नंबर्स का टोटल करें तो आपके पास आंसर आएगा 130, यानी टोटल डिमांड 130 की है। और अगर आप टोटल सप्लाई गिने 50 + 40 + 70 दिस इज़ इक्वल टू 160। तो एज हेयर टोटल डिमांड इज़ नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई, सो द गिवन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज़ नॉट बैलेंस्ड। अब ये आपके पास बैलेंस नहीं है। अब अगली चीज़ ये है कि हम इसे किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है। ये ज़रूरी नहीं कि डिमांड हमेशा आपकी कम हो सप्लाई से। समटाइम ऐसा भी होता है डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, और समटाइम ऐसा है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर है। अब आप गौर करें कि आपकी जो डिमांड है वो कॉलम वाइज लिखी हुई है। ये पहले कॉलम में डिमांड है, दूसरे कॉलम की डिमांड है, तीसरे कॉलम की डिमांड, चौथे कॉलम, और जो सप्लाई होती है हमेशा रो वाइज होती है। सप्लाई इज़ ऑलवेज इन रोज़ एंड डिमांड इज़ ऑलवेज इन कॉलम। अब अगर आपकी डिमांड कम है तो फिर आपने डिमांड को सप्लाई के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिमांड यहाँ पर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, यानी कॉलम हम यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, उसे नया एक कॉलम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और अगर फ़र्ज़ करें आपकी सप्लाई जो है वो कम होती तो फिर एक रो को ज़्यादा आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना था। जैसे यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, Since here total demand is less than total supply, so to convert the given model into a balanced transportation model, we add a dummy column। अब वो डमी कॉलम आपने ऐड करना है और उस डमी कॉलम में जो कॉस्ट होगी वो हर जगह पर कॉस्ट होगी 0 एंड गिविंग डिमांड इक्वल टू 30। अब आप गौर करें कि आपकी डिमांड 130 की है और सप्लाई 160 की है। 160 में से 130 माइनस कर दें तो आपके पास 30 रह जाता है। तो इसका मतलब आपकी डिमांड जो है वो सप्लाई से 30 यूनिट कम है। तो इसका मतलब जो आप नया कॉलम डमी कॉलम यहाँ पर बनाएंगे उसमें जो डिमांड यहाँ पर एंड में डिमांड आप यहाँ पर लिखेंगे वो होगी 30, जबकि जो यहाँ पर आप अंदर सेल्स में कॉस्ट लिखेंगे वो 0 होगी। यानी जो नया टेबल आपका बनेगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो दी अबव टेबल कैन बी री राइट एज। तो अब अपने टेबल को आप ऐसे लिख रहे हैं। आप गौर करें कि मैंने दोबारा टेबल बनाया है, इसमें एक डमी कॉलम D5 जो है डेस्टिनेशन D5 इसको इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ पर ऐड किया और इसके नीचे जो कॉस्ट है वो 30 लिख दी है। ठीक है। अब आप गौर करें कि यहाँ पर टोटल डिमांड आपके पास 160 हो जाएगी और टोटल सप्लाई भी 160 हो जाएगी। ठीक है। तो आपकी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई अब इक्वल हो गई है। ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल अब आपका जो बन गया है बैलेंस्ड। अब अगली चीज़ ये है, अब इसमें यहाँ पर गौर कर लें कि यहाँ पर जो पहले ये कॉलम हैं वो सब के सब एज इट इज़ वैसे के वैसे हैं। इन चारों कॉलम्स में ये जो तमाम एंट्रीज़ हैं D4 तक वो वैसे ही वैसे नहीं हैं, बस सिर्फ ये D5 के नंबर आपने 0 कर दिए हैं। अब ये अगला काम जो है वो अगला काम वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं कि आपके पास ये जो अब मॉडल बना है ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड पढ़े हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड या वूगल मेथड। ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड वी फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ठीक है। अब अपने इस मेथड को हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करते हैं।
अब लीस्ट कॉस्ट मेथड आपका ये कहता है कि आपने यहाँ पर इस टेबल में देखना है कि सबसे कम लीस्ट कॉस्ट कहाँ पर है। तो आप देखें यहाँ पर सबसे लीस्ट जो लीस्ट कॉस्ट है वो ये D5 जो आपने लास्ट डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ पर है। इसमें तमाम की तमाम एंट्री ज़ीरो हैं, ठीक है। तो आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो तमाम की तमाम एंट्रीज में टाई है, ठीक है, यानी तमाम की तमाम कॉस्ट एक जैसी हैं। तो आप अपनी टाई को किसी भी सेल से ब्रेक कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस सेल से। अब इस सेल में आप गौर करें, ये आपकी पोजीशन बनती है, फर्स्ट रो है और 5वां कॉलम है X15। तो मैं यहाँ पर D5 में इस जगह पर आऊँगा X15 पर, और X15 पर जो मैं यहाँ पर एंट्री लिखूँगा वो देखनी पड़ेगी मुझे डिमांड और सप्लाई में कौन कम है। तो सप्लाई मेरे पास 50 यूनिट की है, डिमांड 30 यूनिट की है, तो इनमें से मिनिमम जो है वो 30 है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 30, ठीक है। अब यहाँ पर 30 लिख दिया तो मेरे पास डिमांड मेरी पूरी हो गई। यहाँ पर रह जाएगा 0 और यहाँ पर आपके पास 50 में से 30 माइनस कर दिए, बाकी कितने रह गए 20, ठीक है। सप्लाई मेरे पास बाकी 20 यूनिट की रहेगी, डिमांड मेरी 30 की 30 पूरी हो गई। अब आपने गौर किया कि ये जो ज़ीरो आया है, ज़ीरो बना है, वो कॉलम वाइज बना है, यानी ये मेरी डिमांड मुकम्मल हो चुकी है। तो मैं इसके नीचे वाले ये दोनों सेल को क्रॉस आउट कर दूंगा। ये चीज़ें आप पहले से जानते हैं। अब इसके बाद मैंने दोबारा फिर टेबल की तरफ देखना है, और अब इस टेबल में मैंने इन तीनों रोज़ में और इन चारों कॉलम्स में देखना है इस पोर्शन में, ठीक है ना। 1 2 3 4 इन 12 सेल्स के अंदर देखना है मैंने कि कहाँ पर मेरी कॉस्ट जो है वो सबसे लीस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखने के लिए मुझे नज़र आता है जी मेरे पास जो अब सबसे लीस्ट कॉस्ट है वही 7 है, सही है। और वो 7 की पोजीशन बनती है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, यानी X13। अब मेरे पास जो नंबर निकलेगा वो X13 की वैल्यू निकलेगी X13, ठीक है। तो X13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो में आपके पास अब टोटल सप्लाई 20 यूनिट की बाकी है, जबकि डिमांड मेरे पास 35 यूनिट की है। तो 20 के 20 यूनिट यहाँ से हम उठा सकते हैं, यहाँ रह गए 0, इसको मैं लिखूँगा 20, और सप्लाई में और डिमांड मेरे पास 35 में से 20 माइनस कर दी, बाकी रह गए 15, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक काम ये करना है आपने, नेक्स्ट बाय यूजिंग ये लाइन लिखने के बाद ये टेबल बनाने से पहले आपने वो जो मैं पहले लाइन लिखवाता था आपको कि लेट Xij रिप्रेजेंट दी यूनिट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसशिप्ड फ्राम ith सोर्स टू jth डेस्टिनेशन, ठीक है। ये जो लाइन मैं आपको लिखवाता रहा हूँ वो आपने लिख लेनी है, यानी ये वाली जो लाइन आपको मैं बता रहा हूँ ये आपने लाइन लिख लेनी है पहले टेबल से पहले। लेट Xij इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 शोज नंबर ऑफ यूनिट्स शिफ्ट फ्राम द सोर्स फ्राम द ith सोर्स टू द jth डेस्टिनेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये 20 यूनिट कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे पास क्योंकि ये ज़ीरो बन गया है रो वाइज, या दूसरे अल्फाज में मेरी सप्लाई जो है रो 1 की वो कंप्लीट हो चुकी है, इधर 0 आ गया, तो मैं ये वाले जो सेल हैं इनको क्रॉस आउट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास बाकी ये जो 8 सेल नीचे बनते हैं दूसरी और तीसरी रो में, मैंने इनको फिल आउट करना है, ठीक है। तो अब मैंने ये देखना है कि अब मेरे पास लीस्ट कॉस्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जनाब 8 सेल, यानी कि इनमें 21 16 20 12 8 12 8 9, इनमें सबसे लीस्ट कॉस्ट मेरे पास 2 जगह पर है। ये एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, दोनों में यहाँ पर आपके पास टाई है, सही है। तो मैं यहाँ पर इसको जो पहले नंबर मतलब पहले आ रहा है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, टाई में ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ। आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, दोनों जगह पर कॉस्ट एक जैसी है, सही है। अच्छा, यहाँ पर 8 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन 8 वो लिखा है, लेकिन वो यहाँ पर आप देखें वो पहले क्रॉस आउट हो चुका है, तो उसको कंसीडर नहीं करना आपने। जो चीज़ें क्रॉस आउट हो चुकी हैं उसको नहीं कंसीडर करना आपने यहाँ पर इन दोनों को देखना, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो मैं इसको इस सेल को पकड़ूंगा, ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में जाएँ, यहाँ पर लिखेंगे X31। अब X31 है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो में आपके पास टोटल सप्लाई 70 यूनिट की अवेलेबल है और डिमांड 30 यूनिट की है। तो यहाँ से 30 के 30 यूनिट उठा के इसे इधर लिख देते हैं, तो यहाँ 0 रह गया और इसके बाद बाकी सप्लाई रहेगी 40 यूनिट की। अब चूँकि ये 0 बन गया कॉलम वाइज यहाँ पर, तो इसको हम क्रॉस आउट कर देंगे। ऊपर वाला सेल तो ऑलरेडी क्रॉस आउट है। अब आपके पास ये 6 सेल बचते हैं। इन 6 सेल में आप देखें कि अब मिनिमम कॉस्ट की तरह है। इन 6 सेल में आपके पास अब मिनिमम कॉस्ट फिर दोबारा यहाँ पर है 8, ठीक है ना। तो ये पोजीशन है 33 की। X33 यहाँ से निकलेगा X33। अब X33 की जो इधर मेरे पास इस
इस कॉलम में जो डिमांड है 15 यूनिट की है बाकी, और सप्लाई मेरे पास 40 की है। तो 15 के 15 यहाँ से उठा लेते हैं, इसको लिख लेते हैं इधर 15, बाकी आपके पास यहाँ से 15 कैंसिल आउट कर दें, बाकी रह गए 25 आपके पास। अब चूँकि फिर ये जीरो बनेगा कॉलम वाइज, तो ऊपर वाला सेल क्रॉस आउट कर देंगे। अब आपके पास बचते हैं ये 4 सेल, 1 2 3 4, मतलब अब आपके पास यहाँ पर गौर करें, आपके पास ये पोजीशन बनती है 16, 12 और 12 और 9। इन चारों में जो सबसे अब मिनिमम है वो 9 है, सही है ना। मैं थोड़ा सा इसे मिनिमम करके दिखा, ये मैंने मिनिमाइज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये 4 सेल हैं जो अब आपके पास वेकेंट रह गए हैं, ठीक है। इन 4 सेल के ऑपोजिट कॉस्ट हमारे पास बनती है, ये 16 है, ठीक है, इसके नीचे 12 है और इधर 12 है, इधर 9 है। अब इन चारों में आपके पास जो मिनिमम है वो 9 है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं नंबर लिखूँगा X34, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम में टोटल डिमांड 40 यूनिट की है और सप्लाई 25 की है, तो 25 के 25 यहाँ से ले लिए, तो बाकी यहाँ पर जो डिमांड है बाकी 40 में से 15 माइनस कर दिए, 25 माइनस की बाकी रह गए 15। अब चूँकि ये आपके पास रो वाइज ज़ीरो बन गया है, यानी सप्लाई हमारी ज़ीरो हो चुकी है, तो ये वाली रो के सारे सेल जो बाकी रह गए क्रॉस आउट हो जाएंगे, एक ही रह गया, ये रह गया। अब इन दोनों में दो पोजीशनें रह गई हैं, एक ये है और एक ये है, यानी ये बनता है X22 और ये बनता है X24। तो 2 में जाकर देखें, यहाँ पर कॉस्ट है 16 की और यहाँ पर है आपके पास 12 की, ठीक है। इन दोनों में से आपके पास जो मिनिमम बनता है वो 12 है, यानी X24 की वैल्यू निकलेगी। अब आपके पास X24 की वैल्यू निकालनी है अब आपने, X24 में यहाँ पर मुझे डिमांड सप्लाई 40 यूनिट की अवेलेबल है, जबकि मेरे पास डिमांड सिर्फ 15 की रह गई है। तो ये छोटा नंबर है 15, इसको 15 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर ये ज़ीरो रह जाएगा और इधर 40 माइनस 15 करेंगे, बाकी कितना रह जाएगा आपके पास 25, ठीक है। अब यहाँ पर भी चूँकि डिमांड ये कॉलम वाइज ज़ीरो बना, तो ये तमाम सेल जो बाकी रह गए थे क्रॉस आउट करने थे, वो ऊपर वाला एक ही सेल बाकी था, वो ऑलरेडी क्रॉस आउट है। अब बचा एक सेल आखिरी, तो इसको फिल करेंगे हम। यहाँ पर आपका क्वेश्चन चेक हो जाएगा, ये X22 आ गया। यहाँ पर X22 में सेकंड कॉलम में टोटल डिमांड 25 की है और सेकंड रो में सप्लाई भी 25 की है। इसका मतलब ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो। इसका मतलब आपने अभी तक जितना काम किया वो ठीक किया है, ये आपके पास आ गया जी, इस तरीके से ठीक हो गया। तो आपके पास यहाँ पर ये जो नॉन नेगेटिव एलोकेशंस आ जाएंगी, यानी ये जो X की जो आप डिसीजन वेरिएबल कहते थे, हेयर नॉन नेगेटिव एलोकेशंस आर non-negative allocations are, किस किस की वैल्यू निकली है। एक आई है वैल्यू आपके पास X13 की, X13 इज इक्वल टू 20। एक निकली है X15 की विच इज़ इक्वल टू 30। एक निकली है आपके पास X22 की विच इज़ इक्वल टू 25। एक आपके पास निकली है X24 विच इज़ इक्वल टू 15। और उसके बाद आपके पास है जी X31 विच इज़ इक्वल टू 30 और X33 विच इज़ इक्वल टू 15 और X34 विच इज़ इक्वल टू 25। अब अगली चीज़ ये देखनी है कि आपने जो नॉन नेगेटिव एलोकेशन आपने निकाले हैं, क्या ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बनता है आपका, या ये जो डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बन जाता है। इसका कैसे पता चलता है, आपने देखना है हेयर, एक तो ये तमाम के तमाम है पॉजिटिव। अब ये तमाम के तमाम जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकले, ये जो नॉन नेगेटिव एलोकेशन निकले हैं, ये तमाम के तमाम निकले हैं पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन है ये फिजिबल सोल्यूशन है, पहली बात ये होगी। अब अगली बात ये कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है कि नहीं है, उसका कैसे चेक किया जाता है। आपने यहाँ पर लिखना है हेयर नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशंस, ये पूरा लिख लीजिएगा, इज़ इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। m का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ है और n का मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास थी 3, कॉलम 4 थे, सॉरी ये यहाँ पर मुझे मिस्टेक हो गई, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम इस पर था 5 हो गए थे जब हमने ये डमी कॉलम एक इंट्रोड्यूस करवाया था D5, इसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम आपके पास हो गए 5। 3 + 5 - 1, तो ये कितना आंसर आता है 7। अब आप गौर करें कि यहाँ पर नॉन नेगेटिव एलोकेशन की जो तादाद है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, वो भी 7 है। तो आपके पास नंबर ऑफ़ नॉन नेगेटिव एलोकेशन वो भी 7 है और ये m + n - 1 के बराबर हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस शोज़ डैट अबव सोल्यूशन इज़ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन।
ये आपका अब बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। और इसकी जगह बेसिक फिजिबल सोल्यूशन की जगह अगर आप एक थोड़ा सा, मैं शायद आपको चीज़ मुश्किल लगेगी लेकिन वो टेक्निकली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, अगर इसकी जगह आप ये वर्ड लिखें अबव सोल्यूशन इज डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, तो ये ज़्यादा अच्छा है। सॉरी, डीजेनरेट कह रहा हूँ, नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अगर आप सिंपल बेसिक ये भी ऊपर लाइन पे लिख दें तो काम चल जाएगा, लेकिन ये जो वर्ड है ये टेक्निकली समटाइम पेपर में आपसे कहा जाता है, जैसे कि फाइंड नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। अब नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का कंसेप्ट क्या है और बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का कंसेप्ट क्या है, देखें जी। सिर्फ जो फिजिबल सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि जिसमें ये तमाम वैल्यूज़ आती हैं पॉजिटिव आपके पास, तो वो पॉजिटिव हैं, ठीक है, या नॉन नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगली चीज़ उसके बाद होता है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में आपके पास ये जो इनकी तादाद है वो m+n-1 के बराबर होनी चाहिए, वो बराबर आ गई, लिहाजा ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा। और लास्ट चीज़ है नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। उसमें होता है कि असल में देखें आपके पास ये जो एलोकेशन निकले हैं इनकी पोजीशन को आपने चेक करना है। मैं यहाँ पर एक बुक का आपके सामने रख रहा हूँ, आप ज़रा उसको गौर से देख लीजिएगा, आप गौर करें। यहाँ पर ये मिसाल के तौर पर जो सोल्यूशन निकले हैं ये पोजीशन बनती है x फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम है। आप इनको गौर करें, यहाँ पर जो मैंने ये स्टार लगे हुए हैं, डॉट लगे नज़र आ रहे हैं, अगर इनको मैं कहूँ आप इनको एक पेंसिल मतलब एक बगैर पेन उठाए हुए इनको, जिस तरह आप बचपन में खेलते थे कि आपने इनको मिलाना है और वो भी नहीं उठाना, पेन भी नहीं उठाना आपने, तो ये आप मिला सकते हैं इजीली, इसको भी मिला सकते हैं, इसको, इन सब को भी मिला सकते हैं आप ऐसे। अगर ये ऐसे आपके पास मिलें तो ये आपके पास जो इनकी जो पोजीशन है वो नॉट इन इंडिपेंडेंट पोजीशन, ये नहीं डिपेंडेंट पोजीशन में होंगे, ठीक है। ये है आपके पास क्या है, डिपेंडेंट पोजीशन में। और अगर आपको इनको मिलाने के लिए कहा जाए तो इनको आप बगैर पेंसिल उठाए नहीं मिला सकते, ठीक है। ये इधर ये अब आपको ये डायगनल नहीं, मतलब ये डायगनल आ गया ना, इस तरह आ गया आपके पास। वहाँ पर देखें सिर्फ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली है, दूसरे अल्फाज में बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इनको मिला रहे हैं और यहाँ पर आप इनको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, यहाँ पर डायगनली भी मिल रहा है। जब इस तरह की पोजीशन होगी तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट पोजीशन पर होंगे और जब ऐसे होगी ये डिपेंडेंट पोजीशन पर होंगे। अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा ये कि ये जो आपके पास नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, इसकी डेफिनेशन ये लिखी है कि आपके पास एक ऐसा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो कि m+n-1 के बराबर होता है, और दूसरा ये कि वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पर हो, यानी कि उसमें ये जो एलोकेशन है वो डायगनली भी हो, ऐसे ये इंडिपेंडेंट पोजीशन है। तो ऐसे फिर फिजिबल सोल्यूशन को आप नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बोलते हैं। तो खैर फ़िलहाल अगर नहीं भी समझ आता तो आप सिंपल ये लिख दें अबव सोल्यूशन इज़ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, लेकिन ये लिखना ज़्यादा बेहतर है नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, क्योंकि इसमें आप देखें ये जो एलोकेशन है डायगनली भी है, इधर जा रहे हैं आप, फिर इधर हैं, फिर इस तरह हैं, सही है। तो खैर ये जनाब आप किसी अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करते हैं इस तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि आपने अभी तक जितने भी ये मॉडल सॉल्व किए हैं उनका सिर्फ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करते आ रहे हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करना होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।